अथर, विक्की और बाकी सबको मिष्टी की चिंता होने लगी, पर मिष्टी भी जिद पर अड़ी थी। 30 सेकेंड्स, अनिरुद्ध ने कहा तो अथर ने उसे नासमझी से देखा। और ये क्या? एग्जैक्ट 30 सेकेंड के बाद ही मिष्टी बेहोश होकर गिर गई। सभी घबराकर उसके पास इकट्ठे हो गए। मिष्टी, मिष्टी, साइड हटो, पीछे से गहरी आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा, अनिरुद्ध खड़ा था। सब साइड हट गए। अनिरुद्ध मिष्टी के करीब आया। मिष्टी ने अपने ऊपर अनिरुद्ध की परछाई देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनिरुद्ध झुका और एक झटके में मिष्टी को अपनी बाहों में भरकर प्रिंसेस स्टाइल में उठा लिया। मिष्टी को अपने ऊपर सबकी घूरती गॉसिप वाली नजरें महसूस हुई तो उसने आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करना सही समझा। कंटिन्यू द ट्रेनिंग, अनिरुद्ध ने ऑर्डर दिया और मिष्टी को लेकर निकल गया। सब खुसुर फुसुर करने लगे। आई कांट बिलीव इट, कैप्टन अनिरुद्ध और मिष्टी। जसी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। हो सकता है जो मिष्टी ने कहा हो वो सच हो। कैप्टन अनिरुद्ध मिष्टी को पसंद करते हो। जूली ने सोचते हुए कहा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो मिष्टी बेहोश हो गई थी ना, इसलिए कैप्टन अनिरुद्ध उसकी हेल्प कर रहे थे। सुमन ने कहा। वैसे कैप्टन अनिरुद्ध और मिष्टी की जोड़ी धमाल कमाल मचा देगी। दोनों के क्या लुक्स हैं। उनके बच्चे तो बड़े गोलू मोलू होंगे। हाय, जस्सी के दिमाग में अनिरुद्ध और मिष्टी के बच्चों की फ्यूचर पिक्चर भी आ गई थी। वो ड्रामेबाज, सपनों की दुनिया से बाहर निकल। और वो देख अपने खड़ूस इंस्ट्रक्टर को। लीना ने उसे टपली मारी तो जस्सी ने देखा अतर्व उन सभी को घूर रहा है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध मिष्टी को ट्रेनिंग ग्राउंड से काफी दूर अकेले में लाकर बोला, मैदान साफ है। मिशी ने पहले अपनी एक आंख खोली, फिर दोनों आंखें खोलकर सब तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। मिशी और ज्यादा अनिरुद्ध की गोद में सिमट गई और पाउट बनाकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, कहाँ? मेरे हाथों में। अनिरुद्ध एक बेंच पर बैठ गया और मिष्टी के हाथों की मसाज करने लगा। मिष्टी को इतना सुकून मिला कि उसकी आंखें बंद हो गईं। 10 मिनट की मसाज के बाद अनिरुद्ध के हाथ शैतानी करने लगे। मिष्टी एकदम से उछल पड़ी। तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। मिष्टी ने डांटा, हालांकि उसके गाल लाल हो गए थे। अनिरुद्ध ने मिष्टी को कसकर पकड़ लिया और अपनी गहरी आंखों से उसकी नीली आंखों में देखने लगा। आई मिस यू। मिष्टी शर्मा गई। तुमने मुझे मिस नहीं किया? ऑफ कोर्स किया था, हर पल किया था। लेकिन बीवी के भी नखरे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मिष्टी ने मुंह बनाकर कहा। अनिरुद्ध उसके ऊपर झुका और उसे किस करने ही वाला था कि मिष्टी ने उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। अभी नहीं, मैं पसीने से भीगी हुई हूँ। आई डोंट केयर। अनिरुद्ध ने उसका हाथ हटाना चाहा तो मिष्टी उछलकर खड़ी हो गई और एक बार फिर उसकी नज़र अनिरुद्ध के 3 पीस सूट पर गई, जिसमें वो आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। किसी के साथ डेट पर जा रहे हो? तुम्हारे साथ। अनिरुद्ध मुस्कुराया। मिष्टी शर्मा गई। मेरे साथ लंच करना? कुछ दिनों के लिए मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ओके, मैं सावर लेकर आती हूँ। मिष्टी डोरमेंट्री की तरफ दौड़ गई। पीछे से अनिरुद्ध चिल्लाया, जल्दी आना। हाँ, मिष्टी दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गई। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ घुमाया। मिष्टी ने जल्दी से सावर लिया, दूसरे कपड़े पहने और नीचे आई। लंच टाइम हो चुका था, इसलिए बाकी के लोग भी कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मिष्टी को देख लिया। जूली चिल्लाई, मिष्टी कहाँ जा रही है? मिष्टी को रुकना पड़ा। धीरे धीरे सब उसके पास इकट्ठा हो गए। तू ठीक तो है? जस्सी ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब बस थोड़ी थकान हो गई थी। मिष्टी ने अपने गीले बालों को अपनी गोरी नाजुक उंगलियों से पीछे कर दिया। लड़कों ने पहली बार मिष्टी को इस रूप में देखा था। खुले हुए गीले लंबे बाल, जिनकी रेशमी लटें बार बार उसके गोरे गालों पर आ रही थीं, जिन्हें वो बड़ी अदा के साथ पीछे कर देती। मिष्टी ने अभी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म नहीं, पिंक टॉप और ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। किसी की निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। लड़कों के ग्रुप में एक ऐसा ही बंदा था, रोहन। उसकी नजर मिष्टी पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। चलो साथ में लंच करते हैं, हमने रात को घूमने का प्लान भी बनाया है। जूले ने मिष्टी को कैफेटेरिया की ओर खींचा। नहीं, वो मिष्टी कुछ बोल रही थी कि जस्सी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा। कुछ नहीं, वही नहीं। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। मिष्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे उनके साथ कैफेटेरिया में जाना ही पड़ा। वैसे मिष्टी, तू कैप्टन अनिरुद्ध को पहले से जानती है? सुमन ने पूछा। हाँ, हम मिले थे पहले। तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जस्सी ने कहा। मिष्टी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, हाँ। सभी लड़कियां दिल मसोस कर रह गईं।
मिष्टी का ध्यान तो अनिरुद्ध में था, जो उसका इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध को बिजनेस ट्रिप पर भी जाना है, कहीं उसे देर ना हो जाए। मैंने सुना है मिष्टी की शादी राजवीर राजवंशी से होने वाली थी। एक लड़का अचानक से बोला। हाँ, लेकिन अब तो वो किसी और से शादी कर रहा है ना, लीना बोली। जसी ने उसे कंधा मारा। चुप कर, मिष्टी यही है। सबने देखा मिष्टी सिर झुकाकर चुपचाप खाना खा रही थी। सबको लगा वो उसकी बातों से दुखी है, लेकिन मिष्टी का दिमाग तो सिर्फ अनिरुद्ध में था। रोहन को मिष्टी के लिए बहुत बुरा लगा। वो राजवीर पागल है जो इतनी खूबसूरत लड़की को धोखा दिया उसने। उसके दोस्त उसे अजीब नजरों से देखने लगे। तभी विक्की वहां आया। मिष्टी, तुम्हें अथर्व सर ने ऑफिस में बुलाया है। मिष्टी को पता था ये अनिरुद्ध है। वो तुरंत उठकर विक्की के पीछे चल दी। अनिरुद्ध जब मिष्टी को गोद में उठाकर ले जा रहा था, खुशी उनके पीछे भागी, लेकिन उन्हें वो दोनों नहीं दिखे। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। जब वो उठी और जाने लगी, उसकी नजर मिष्टी पर गई, जो सच संभलकर चोरी छिपे ऑफिस में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। खुशी के दिमाग में घंटियां बज गईं। उधर मिष्टी अंदर आई। ऑफिस में सिर्फ अनिरुद्ध था। उसने कोट उतार दिया था और शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका सीना नजर आ रहा था। उसकी कसी हुई बॉडी साफ दिख रही थी। वो डेमन की तरह हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी उंगलियों से इशारा किया पास आने का। मिष्टी उसके पास गई। उसे लगा अनिरुद्ध उसे खुद अपनी बाहों में खींच लेगा, लेकिन वो ऐसे ही बैठा उसे देख रहा था। शायद वो गुस्सा था। मिष्टी खुद ही उसकी गोद में बैठ गई। सॉरी, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। मेरी रूममेट्स ने मुझे अपने साथ कैफेटेरिया में खींच लिया था। अनिरुद्ध के हाथ मिष्टी की कमर पर कस गए, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। मिष्टी ने अनिरुद्ध के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीप किस करने लगी। मिष्टी के नर्म होठों का एहसास पाकर अनिरुद्ध का सेल्फ कंट्रोल खो गया और उसने मिष्टी को उठाकर टेबल पर रख दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। मैं तुम्हारी याद में पागल हो गया था और तुम्हें मेरे से ज्यादा औरों की फिक्र है, हाँ? अनिरुद्ध ने मिष्टी का चेहरा ऊपर उठाया। आई मिस यू टू। मिष्टी ने उसके गले में अपनी बाहें लपेट ली। तभी अनिरुद्ध एकदम से पीछे हट गया। क्या हुआ? बाहर कोई है? अनिरुद्ध ने दरवाजे की तरफ देखकर धीरे से कहा। मिष्टी घबरा गई। डरने की बात क्या है? वी आर मैरिड। अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उधर दरवाजे के बाहर खड़ी खुशी की मुट्ठियां कसी हुई थी। आंखें आग उगल रही थी। उसे अंदर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना पता था कि अंदर अनिरुद्ध और मिष्टी अकेले हैं। मिष्टी, तेरी खुशियों में जल्दी ग्रहण लगने वाला है। खुशी ने गहरीली मुस्कान दी और चली गई। अनिरुद्ध ने नया रेस्टोरेंट खोला था। वो मिष्टी को उसी रेस्टोरेंट में लंच कराने ले गया और वापस कैंप में छोड़ दिया। जाते जाते अनिरुद्ध ने मिष्टी को जोरदार किस किया कि मिष्टी के होंठ सूजकर लाल हो गए। अनिरुद्ध को घूरते हुए मिष्टी ने दरवाजा जोर से बंद किया और डोरमेट्री की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियों पर रोहन खड़ा था। मिष्टी को आते देख उसकी आंखें चमक उठी। मिष्टी। मिष्टी उसे देखकर रुक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार, रोहन ने मन में कहा, फिर बोला। खाना खाकर सब सो गए तो मैं बाहर आ गया था। वैसे तुम्हारे होठों को क्या हुआ? वो मैंने ज्यादा तीखा खा लिया था इसलिए। अच्छा, मैं जाती हूँ। मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। मिष्टी जल्दी से चली गई। रोहन उसे जाता देख मुस्कुराया। मिष्टी के मुलायम लाल होंठ और खूबसूरती याद करके रोहन के दिल में उसे पाने की इच्छा और प्रबल हो गई थी। दिन ट्रेनिंग कैंप में बीतते जा रहे थे। सबकी दोस्ती भी गहरी हो गई थी। इस दौरान खुशी बहुत शांत थी। न वो घमंड दिखाती थी, न किसी से लड़ती थी, बल्कि सुमन, जस्सी, लीना से तो उसकी अच्छी बनने लगी थी। मिष्टी को यह बात काफी अजीब भी लग रही थी। इस दौरान एक और चीज थी। रोहन मिष्टी के आगे पीछे घूमता रहता था। पहले तो मिष्टी को कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन जब सब लोग उनके बारे में बातें करने लगे, तब उसे पता चला रोहन उसे पसंद करता है। मिष्टी उसे अवॉइड करने लगी, लेकिन रोहन को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो किसी न किसी बहाने उससे बात करता। इसी तरह 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन वो लोग कैफेटेरिया में थे। मिष्टी मिष्टी बाहर निकल रही थी कि रोहन ने उसे आवाज दी। मिष्टी सबके सामने रोहन का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। हाँ, बोलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस फिल्म की सेकंड फीमेल लीड हो। मिष्टी मुस्कुराई। दरअसल वो सेकंड फीमेल लीड थी और रोहन इस फिल्म में विलेन था। वो तो पति पत्नी थे और उनके साथ में काफी सारे सीन्स थे। मिष्टी को तो गूजबम्प भी आ गए। तभी उसे दूर से जूली दिखी।
मिष्टी तुरंत उसके पास पहुंच गई। रोहन को देखकर जूली सब समझ गई। तू उसे मना क्यों नहीं कर देती? करना चाहती हूँ लेकिन वो बात घुमा देता है। कहता है वो सिर्फ मुझे दोस्त मानता है। अब मना तो मैं तब करूं जब वो कुछ कहे। मिष्टी परेशान होकर बोली। हाँ, रोहन बहुत चालाक है। वैसे वो बहुत रिच भी है और सक्सेसफुल भी। बुराई नहीं है, तू ट्राई कर सकती है। नो बे, मुझे उसमें बल्कि किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर मिष्टी और जूली के जाने के बाद रोहन भी जाने वाला था कि खुशी बोली। तुम्हें पता है वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर रही है? रोहन के कदम रुक गए। वो भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या है कि वो मिष्टी का दिल नहीं जीत पा रहा। उसके पास पैसा है, रूप है, पसंद करता है उसे, फिर भी वो ऐसे भागती है जैसे वो लफंगा हो। क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है। खुशी शैतानी तरीके से मुस्कुराई। इस उम्र में बॉयफ्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके होते हैं। जस्सी ने मिष्टी का बचाव किया। तुम्हें पता है किंग एंटरटेनमेंट में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मौका मिष्टी को मिलता है। जानती हो क्यों? खुशी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। क्योंकि मिष्टी का किंग एंटरटेनमेंट के सीईओ के साथ नाजायज संबंध है। सेटअप, रोहन चिल्लाया। सच कड़वा होता है, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। किंग एंटरटेनमेंट के बुढ़े सीईओ के साथ मिष्टी का अफेयर है। तभी तो वो इतने कम समय में इतनी पॉपुलर हो गई। और तो और अनिरुद्ध उसके साथ भी मिष्टी के संबंध है। तुम बकवास कर रही हो, रोहन ने उसे घूरा। बकवास? तुम सबने भी उस दिन देखा। मिष्टी लंच के समय बाहर गई थी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से एक साथ जाते देखा था। और जब वो वापस आई तो थकी हुई थी। क्या पता दोनों ने क्या किया होगा। रोहन की नसें तन गईं। मिष्टी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम सिर्फ उससे जलती हो। रोहन ने इसके बाद खुशी को बोलने का मौका नहीं दिया और निकल गया। मैं भी यही मानती हूँ, मिष्टी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जस्सी ने कहा। अच्छा, तो ये बताओ, मिष्टी को मालूम है कि रोहन उसे पसंद करता है, लेकिन ना वो उसे मना करती है ना उसे अपनाती है, क्योंकि वो हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाती है। जस्सी तो उठकर चली गई। सुमन और लीना सोच में पड़ गई। भले ही रोहन ने खुशी को जवाब दे दिया, लेकिन दिल में एक सक्का बीज पनप चुका था। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह 6 बजे ही उठकर वो गर्ल डोरमेट्री की तरफ भागा। मिष्टी वैसे भी जल्दी उठ जाती थी। वो तैयार होकर नीचे भी जा रही थी। मिष्टी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिष्टी ने हाँ में सिर हिला दिया। फाइनली ये कुछ कहेगा तो मैं इसे पीछे छुड़ा पाऊंगी। बिल्डिंग के पीछे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रोहन को बुरा लगा। फिर वो बोला, मिष्टी, तुम मून इंटरटेनमेंट को तो जानती होगी। हाँ, वो वन ऑफ द टॉप इंटरटेनमेंट कंपनी है। मेरे डैड उस कंपनी को ऑनर है और मैं उनका इकलौता बेटा। रोहन का मतलब था इतनी बड़ी कंपनी का वो इकलौता वारिस था। मिष्टी सरप्राइज हो गई क्योंकि रोहन ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। मिष्टी के सरप्राइज एक्सप्रेशन को रोहन ने कुछ और ही समझ लिया। उसे लगा मिष्टी उसमें इंटरेस्टेड है। रोहन आगे आया और मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। मिष्टी, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हें किंग इंटरमेंट के उस बुड्ढे के साथ वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मिष्टी ने झटके से अपना हाथ खींचा और उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से तमतमा गया। हाउ डेयर यू? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इट्स ओके, मैं तुम्हें फिर भी अपना लूंगा और शादी भी कर लूंगा। रोहन फिर आगे बढ़ा। तुमसे किसी ने भीख मांगी है कि मुझसे शादी कर लो? अपना पैसा और अपनी दया किसी और को दिखाना। और हाँ, मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। मिष्टी ने उसे उंगली दिखाई और चली गई। रोहन देखता रह गया। अगले दिन अनिरुद्ध फिर कैंप में आया। ट्रेनिंग के बाद शाम को अनिरुद्ध ने मिष्टी को कैंप के पीछे बुलाया। कैंप के चारों तरफ जंगल था। रोहन ने मिष्टी को अंदर जाते हुए देख लिया था। तभी खुशी वहां आई और आग लगाते हुए बोली, तुम देखना चाहोगे मिष्टी की सच्चाई? मुझे कुछ नहीं देखना। रोहन को पता था खुशी के इरादे ठीक नहीं है, पर वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। मन ही मन वो अंदर जाकर देखना चाहता था। आखिर ये अनिरुद्ध मिष्टी के बीच चक्कर क्या है? क्या इस अनिरुद्ध की वजह से ही मिष्टी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था? जैसी तुम्हारी मर्जी। खुशी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रोहन जंगल के अंदर बढ़ गया। खुशी पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसके चेहरे पर शैतानी चमक आ गई। वो भी चुपचाप रोहन के पीछे बोली। कुछ दूर अंदर जाकर भी रोहन को वो दोनों नहीं दिखे। वो वापस जाने वाला था कि अनिरुद्ध बाहर निकल रहा था। उसकी पीठ पर मिष्टी थी। दोनों बहुत खुश थे और इंटीमेट लग रहे थे। उन दोनों ने भी रोहन को देख लिया, लेकिन उसे इग्नोर करके अनिरुद्ध सीधा चलता रहा।
रुको। रोहन ने अनिरुद्ध का रास्ता रोक लिया और मिष्टी को ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी ऐसी लड़की निकलेगी। मिष्टी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम पैसों के लिए इसके साथ हो ना? मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा और कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन अगर तुम इस तरह नाजायज संबंध बनाओगी तो ये गलत है। अनिरुद्ध ने गुस्से में रोहन को घूरा। मिष्टी ने अनिरुद्ध की पीठ थपथपाकर शांत रहने का इशारा किया और उसकी पीठ से उतर गई। मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। उम्मीद है आगे से तुम मेरी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। कहते हुए मिष्टी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसकी रिंग फिंगर में पहनी अंगूठी दिखाई। वी आर मैरिड, ही इज माई हस्बैंड। रोहन के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो। वो अविश्वास से दोनों को देखकर बार बार नामे से रिलाने लगा। ये नहीं हो सकता। जरूर मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो। अब क्या मैरिज सर्टिफिकेट देखकर ही मानोगे? एंड आई डोंट केयर। तुम्हें क्या लगता है आगे से मुझे परेशान किया ना तो मेरे हस्बैंड की पावर तुम जानते नहीं हो। तुम्हारा चूरमा बना देंगे। फिर अनिरुद्ध की तरफ देखकर प्यार से, चले हाँ भी। अब की बार अनिरुद्ध ने मिष्टी को पिगी बैग नहीं बल्कि गुंडे की तरह कंधे पर उठाकर ले गया। मिष्टी की चीख निकल गई। आउच! क्या कर रहे हो? मिष्टी ने हवा में पैर मारते हुए अनिरुद्ध की पीठ पर मुक्का मारा। और कितने लव राइवल हैं मेरे। हाँ, अनिरुद्ध ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा। उसका हैंडसम चेहरा इस वक्त डेंजरस लग रहा था। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मिर्ची शैतानी ढंग से मुस्कुराई। मुझे क्यों जलन हो गई हूँ? अनिरुद्ध ने मुंह बनाया। तुम्हें पक्का जलन हो रही है? हाँ हाँ। मिर्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। मासूम मिष्टी को नहीं पता था वो मुसीबत को निमंत्रण दे रही है। हाँ, हो रही है जलन। और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अनिरुद्ध ने डेविल स्माइल दी। अनिरुद्ध की सजा सुनकर मिष्टी की हंसी रुक गई। इसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। तू तो गई बेटा मिष्टी। मिष्टी को एक आइडिया आया और वो अनिरुद्ध को मक्खन लगाने लगी। तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आखिर मेरे हबी दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। आई लव यू हबी। अनिरुद्ध ने मुझे सब पता है वाले एक्सप्रेशन दिए। हालांकि वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। दोनों की प्यार भरी बातें जो दूर होती जा रही थी पर रोहन के कानों में बार बार गूंज रही थी। रोहन खुद को हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस कर रहा था। हालांकि मिष्टी से उसे अब कोई शिकायत नहीं थी। वो पहले से ही शादीशुदा है। इसमें मिष्टी की क्या गलती कि कोई उसे प्यार करे। उधर पेड़ के पीछे छिपी खुशी भी यह सुनकर सन्न रह गई। मिष्टी और अनिरुद्ध ने शादी कर ली। मिष्टी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तूने मुझसे मेरी हर खुशी छीन ली। मैं तुझसे तेरी जिंदगी ही छीन लूंगी। उसके बाद तेरा अनुरोध मेरा होगा। मेरा। आज एक गेम खेला जाना था जिसके लिए सारे टीम मेंबर्स दो टीम में डिवाइड हो गए। दोनों टीम्स को जंगल के अंदर जाना था और दूसरी टीम मेंबर्स को शूट करना था। मतलब नकली वाला सूट। जो सूट हो जाएगा वो आउट। इस तरह से 2 घंटे बाद अपनी टीम में सिर्फ मिष्टी बची थी। दूसरी टीम में रियान और जूली अभी भी जिंदा थे। मिष्टी अब काफी अंदर आ चुकी थी। चलते हुए उसे सेंसर की आवाज आई। ये सेंसर सभी की कमर पर बंधे हुए थे जिससे उन्हें ढूंढा जा सके। मिष्टी खुश होते हुए अंदर चली गई। तभी उसे लगा कोई उस पर नजर रख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। मिष्टी को अजीब लगा। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए और अंदर बढ़ती रही। पीछे से कदमों की आहट भी तेज हो गई। अब तो पक्का था कोई उसका पीछा कर रहा है। आसमान में बादल घिर आए थे। बिजली चमकने लगी थी। लग रहा था बहुत जोर की बारिश होने वाली है। सेंसर की आवाज और तेज आने लगी। मिष्टी दौड़ने लगी। मिष्टी की चीख सुनकर उसका पीछा कर रही खुशी चहक उठी। प्लान सक्सेसफुल। गिर गई गड्ढे में। बादल और जोर से गरजने लगे और बारिश भी शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज थी कि 1 मिनट में ही खुशी पूरी तरह भीग गई। पर फिलहाल तो उसे मिष्टी के गिरने की जो खुशी थी उसमें वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो उछलती हुई गड्ढे के पास आई। वो गड्ढा 2 मीटर से ज्यादा गहरा था जिसमें से निकल पाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से वो सूखे पत्तों और टहनियों से ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही उस पर कोई चलता वो उस गड्ढे में गिर जाता। अब मिष्टी इस गड्ढे में गिरी तड़पेगी, मदद को चिल्लाएगी, लेकिन उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और थोड़ी ही देर में वो लोग इसे उठाकर ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से ये क्या इसकी आत्मा भी नहीं वापस आ पाएगी। अपने मन में सोचते ही खुशी का रोम रोम खिल उठा था। उसने उत्सुकता से आगे बढ़कर गड्ढे में झांका और वो सन्न रह गई। ये क्या, गड्ढे में तो कोई नहीं था। फिर वो चीखी कैसे?
तभी खुशी को अपनी कमर पर दो हाथों का एहसास हुआ। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसे जोर का धक्का लगा, जिससे वो संभल नहीं पाई और गड्ढे में गिर गई। जैसे ही खुशी का पैर गड्ढे में पड़ी तार पर पड़ा, गड्ढा वापस टहनियों से ढक गया। ऐसा इसलिए किया था जिससे मिस्ट्री को कोई ढूंढ ना पाए। पर खुशी को क्या पता था कि अपने खोदे हुए गड्ढे में वो खुद ही गिर जाएगी। खुशी कपकपाने लगी। ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी और कुछ ही मिनटों में उसके पैरों तक पानी भर गया था। टहनियों के बीच से खुशी ने ऊपर देखा तो उसे मिष्टी दिखाई दी। वो चिल्लाने लगी, मिष्टी मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल, यहाँ पानी भरने लगा है। मिष्टी ने सर्द निगाहों से खुशी को देखा। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी खुशी इतनी खतरनाक साजिश करेगी। अगर वो सतर्क न होती तो अभी खुशी की जगह वो गड्ढे में होती। तब क्या खुशी उसे बाहर निकालती? क्या उस पर दया करती? जवाब न था। खुशी हाथ पैर मारने लगी। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश से मिट्टी और ज्यादा फिसलन भरी हो गई थी। खुशी कोशिश करके थक गई, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। मिष्टी मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे बाहर निकाल दे। मेरी कमर तक पानी आ गया है, मैं डूब जाऊंगी, प्लीज। तुम इसी के लायक हो, मिष्टी ने ठंडे लहजे में कहा और चली गई। पीछे से खुशी के चिल्लाने की आवाज आई, यू बीच, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं मर भी गई तो भूत बनकर तुझे सताऊंगी। मिष्टी वापस गेम में लग गई। 1 घंटे बाद उसने रियान और जूली को भी हरा दिया और वो जीत गई। अब लगभग 1 घंटा हो गया था। मिष्टी ने आसमान की तरफ देखा। अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। वो वापस उस गड्ढे वाली जगह पर गई। इतनी सजा बहुत थी उस खुशी के लिए। अब तक तो उसकी कुल्फी बन गई होगी। वो खुशी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही मिष्टी को एक और झटका लगा। 4 गुंडे खड़े बेहूदगी से हंस रहे थे। उन्होंने खुशी को बाहर निकाल लिया। वाह, मजा आ गया, इसका अच्छा दाम मिलेगा। एक छोटे कद काले रंग वाले आदमी ने खुशी को हवस भरी नजरों से देखकर दांत चमकाए। बेचेंगे बाद में, पहले हम तो चख लें। दूसरा वाला भी खुशी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। यू रास्कल, मैंने तुम उस मिष्टी को बेचने के लिए बुलाया था, मुझे नहीं, छोड़ो मुझे। खुशी झपटने लगी। मिष्टी का दिल ठंडा पड़ गया। कहाँ वो खुशी को बचाने आई थी, और कहाँ खुशी उसका सौदा कर चुकी थी, उसे बेच दिया था। मैंने कहा छोड़ो यू डफर, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, छोड़ो मुझे। खुशी बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी। एक गुंडे ने खुशी को थप्पड़ मार दिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की कौन है, तेरी कीमत 10 लाख से ज्यादा मिलेगी। मिशी ने आंखें बंद कर ली। इन 4 गुंडों से वो अकेले नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि ये मानव तस्कर थे और बहुत ताकतवर भी थे। उसे यहाँ से निकलकर कैंप में जाकर मदद मांगनी होगी, तभी खुशी बचेगी। लेकिन तभी खुशी की नजर मिष्टी पर पड़ गई और वो गला फाड़कर चिल्लाई, पकड़ो उसे। खुशी के चिल्लाने से गुंडों की नजर भी मिष्टी पर पड़ गई। उन्हें डर था मिष्टी जाकर पुलिस को बुला लेगी, इसलिए उनमें से 2 गुंडे मिष्टी के पीछे भागे। इडियट, मिष्टी ने खुशी को डांटा और उल्टे पैर दौड़ लगा दी। मैं मरूंगी तो तुझे साथ लेकर मरूंगी कमीनी। खुशी फिर चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से इरिटेट होकर गुंडे ने उसके बाल खींचे और धमकाया, ज्यादा चूं चपर की ना तो यही गला दबा दूंगा। इसके बाद गुंडों ने खुशी को उठाकर टेम्पो में डाल दिया। टेम्पो में और भी बहुत सारी लड़कियां थीं, जिनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, गाल सूजे हुए, कपड़े फटे हुए और हाथ पैर बंधे हुए। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। खुशी की रूह कांप गई। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी कि गुंडे ने 2 चांटे मारकर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उधर जाते हुए भी खुशी मिष्टी को मुसीबत में डाल गई थी। एक तो वो वैसे ही इतनी देर बारिश में रहकर थकी हुई थी, और अब ये गुंडे उसके पीछे लग गए थे। मिष्टी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे उसके सीने से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसे पता था वो रुक नहीं सकती थी। इन मानव तस्करों के हाथ लगना मतलब नर्क के समान था ना। ना सिर्फ ये लोग जबरदस्ती करते थे, बल्कि ऑर्गन भी बेचते थे। इस इलाके में इनका खौफ था। पुलिस इनकी तलाश में थी। उधर वो गुंडे भी लगातार मिस्ट्री के पीछे भाग रहे थे। ये तो पहली वाली से भी ज्यादा कड़क माल है। पहले गुंडे ने ललचाई नजरों से मिस्ट्री को देखा। कड़क तो है, इतना आज तक किसी छोकरी ने नहीं दौड़ाया। दूसरे वाले ने दांत किटकिटाए। मिस्ट्री के पैर भारी हो गए थे। उसका मन कर रहा था कि यहीं लुढ़क जाए, लेकिन वो जानती थी उसका रुकना मतलब मौत। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से वो दौड़ रही थी। कहते हैं जब मुसीबत पड़ती है तो उसे लड़ने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है। जरूरत है तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की।
मिष्टी को नहीं पता था कि वो कैसे भागी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैंप दिखाई देने लगा था। मिष्टी को उम्मीद की किरण नजर आई और वो जोर जोर से पुकारने लगी, बचाओ बचाओ। मिष्टी को चिल्लाता देख वो गुंडे डर गए और वो मिलिट्री वालों से मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। उधर अथर्व आवाज सुनकर भागता हुआ आया। उसे देखते ही मिष्टी जमीन पर गिर पड़ी। वो जानती थी कि वो अब सेफ थी, लेकिन खुशी उसका ख्याल आते ही मिष्टी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। खुशी उसे तस्कर ले गए। व्हाट? अथर्व चौंक गया। इससे पहले वो कुछ और पूछता, मिष्टी की आंखें बंद होने लगी। अथर्व ने जल्दी से अपनी टीम को मैसेज किया। मिष्टी कोई संत नहीं थी, ना उसे खुशी पर कोई दया आ रही थी। बस वो अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना चाहती थी। उधर वो दोनों गुंडे भी टेम्पो में आ गए थे। उनमें से एक ने पीछे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। सारी लड़कियां उसे देखकर खौफजुदा हो गईं और एक दूसरे में सिमटने लगीं। पर उस गुंडे की नजर तो खुशी पर थी। उसने खुशी के पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। नहीं, यू बीच छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मेरे डैड को। पहले तुझे तो जान ले। खुशी जोर जोर से नामे से हिलाने लगी। ऐसा कैसे हो गया? ये सब तो मिष्टी के साथ होना चाहिए था। इस हालत में मिष्टी होनी चाहिए थी। अब वो पछता रही थी। इसलिए नहीं कि उसने मिष्टी के साथ बुरा करना चाहा, बल्कि इसलिए क्यों वो मिष्टी के पीछे गई। ना वो उसका पीछा करती, ना वो चालाक मिष्टी उसे फंसाती। उधर रोहन जानबूझकर गेम में जल्दी आउट होकर निकल गया था। वो भी खुशी के साथ इस प्लान में शामिल था। खुशी ने उससे कहा था कि मिष्टी को कुछ होने से पहले वो उसे हीरो बनकर बचा लेगा। फिर मिष्टी उसके एहसान तले दब जाएगी। इसलिए रोहन अपने आदमियों के साथ उस टेम्पो का इंतजार कर रहा था। टेम्पो दिखते ही रोहन के आदमियों ने टेम्पो रोक लिया। रोहन ने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला। ग्रीन जैकेट एक तरफ पड़ी थी। पैरों पर खरोंचों के निशान थे। रोहन को बेहद दुख हुआ। मिष्टी। रोहन ने जल्दी से मिष्टी को उठाकर उसके बाल चेहरे से हटाए और वो मिष्टी की जगह खुशी को देखकर चौंक गया। तुम? खुशी की हालत देखकर रोहन ने जल्दी से उसके हाथ पैर से रस्सी खोली। तभी खुशी ने उसे बचने का इशारा किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहन के सिर पर जोरदार प्रहार हुआ और वो चक्कर खाकर गिर गया। बचाओ। नहीं, खुशी डरकर पीछे खिसकने लगी। तुझे क्या लगा ये सब तुझे बचा लेंगे? अब देख, तुम सबको मारकर तुम्हारे ऑर्गन बेचूंगा। गुंडे ने अपने होठों से खून साफ किया। अच्छा। एक व्यंग्यात्मक और जानी पहचानी आवाज आई। खुशी ने देखा यश आ गया था और उसके पीछे पूरी टीम खड़ी थी। यश को देखकर खुशी उम्मीद से उसके पीछे अनिरुद्ध को ढूंढने लगी, लेकिन वो वहां नहीं था। उधर मिष्टी कुनमुनाई और धीरे से आंखें खोली। उसने देखा वो किसी कमरे में है। वो उठकर बैठी तो उसे खिड़की के पास खड़ा अनिरुद्ध दिखाई दिया। उठ गई। अनिरुद्ध मिष्टी की तरफ मुड़ा और उसके पास आकर एक गिलास में पानी दिया। मिष्टी पानी पीकर बोली, क्या टाइम हुआ है? 10:30। अनिरुद्ध ने गिलास टेबल पर रखा। अब कैसा लग रहा है? बस थोड़ी थकान है। मिष्टी ने उसके सीने पर सिर रख लिया और अपने हाथ अनिरुद्ध की कमर पर लपेट लिए। अनिरुद्ध मिष्टी के बालों में हाथ घुमाने लगा। तुमने सही किया। हाँ, तुम्हारी वजह से 7 लड़कियों की जान बच गई। वो सभी हॉस्पिटल में है। उनके घर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। यह सुनकर मिष्टी को खुशी हुई कि उन मासूम लड़कियों की जान बच गई। तभी उसे खुशी का ख्याल आया और वो बोली, खुशी का क्या हुआ? हॉस्पिटल में है, उसका रेप हुआ है। अनिरुद्ध ने मिष्टी को कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। क्या जरूरत थी उसके पीछे जाने की? कैसे उन गुंडों की नजर मिष्टी पर पड़ी सोच कर ही अनिरुद्ध गुस्से में पागल हो रहा था। खुशी मुझे धोखे से जंगल के अंदर ले गई थी। वो मुझे गड्ढे में गिराना चाहती थी। मैं गिर भी जाती अगर समय पर मैंने पेड़ की डाली ना पकड़ी होती। मिष्टी ने अनिरुद्ध को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बता दी। मिष्टी, वो तुम्हें मारना चाहती थी और तुम सब जानकर भी उसे बचाने चली गई। अगर वो गुंडे तुम्हें पकड़ लेते तो तुम मेरे बारे में कभी सोचती हो? अनिरुद्ध को गुस्से में देखकर मिष्टी डर गई। मैं? मिष्टी ने ऐसे सिर झुका लिया जैसे कोई छोटा बच्चा गलती पकड़े जाने पर मम्मी पापा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। खुशी ने बयान दिया है कि तुमने उसे धक्का दिया था। यह सब तुम्हारी प्लानिंग थी। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने ऐसा कहा। पर मिष्टी ने सोचा खुशी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ऊपर से सब कुछ खुशी ने किया, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देगा, बल्कि सब यह देखेंगे कि मिष्टी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि खुशी उस हालत में है। सभी की सहानुभूति खुशी के साथ होगी। अनिरुद्ध से मिष्टी का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसने मिष्टी को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। पर मिष्टी, हम हर किसी पर दया नहीं दिखा सकते। दूसरा इंसान हमारी दया के लायक भी होना चाहिए।
मैं समझ गई। वादा करो तुम कुछ भी करने से पहले खुद को सुरक्षित रखोगी, कोई खतरा अकेले नहीं उठाओगी, पहले मुझे बताओगी। वादा, मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगी, पहले तुम्हें बताऊंगी। हाँ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा क्या? ओके चलो। मिष्टी को पता था खुशी ने जरूर बवाल मचा रखा होगा। यश ड्राइव कर रहा था, अनिरुद्ध और मिष्टी पीछे बैठे थे। मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही थी और रात के समय वैसे भी ज्यादा ठंड होती है। मिष्टी को कांपते देख अनिरुद्ध ने उसे अपने आगोश में ले लिया। मिष्टी ने एक नजर यश की तरफ देखा, पर यश को ड्राइविंग पर ध्यान देता देख वो शांत हो गई। अनिरुद्ध पहले मिष्टी को रेस्टोरेंट में लेकर गया। गरम गरम खाना खाने के बाद मिष्टी को ठंड भी कम लग रही थी और उसकी नर्वसनेस भी कम हो गई थी। जिस वार्ड में खुशी थी, उस फ्लोर पर एंटर करते ही खुशी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। डैड, ये सब उस मिष्टी का किया धरा है। देखो क्या हालत बना दी है उसने मेरी। कमीनी। मिष्टी जैसे ही अंदर घुसी, उसे यही सुनने को मिला। मिष्टी को देखते ही खुशी चिल्लाई, मॉम मार दो इसे, आई वांट टू किल हर। तेजू और मनीष भी मिष्टी को देखकर तमतमा उठे। मिल गई तसल्ली, मिल गई कलेजे को ठंडक, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके। तेजू चिल्लाई और फिर रोने लगी। मनीष जी दनदनाते हुए मिष्टी के पास आए। वो मिष्टी पर हाथ उठाने वाले थे जब उनकी नजर मिष्टी के पीछे खड़े अनिरुद्ध पर गई, जो साक्षात काल लग रहा था। मनीष जी खिसियाकर रह गए। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत करके तुम्हारा दिल नहीं कांपा? देखो क्या हालत है खुशी की। मनीष जी इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि बाहर तक आवाज जा रही थी। इतनी शर्म आती है तो समझ लीजिए आपकी एक ही बेटी है, और कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लीजिए, अगर मैंने समय पर मदद नहीं मांगी होती तो आपकी इकलौती लाडली बेटी यहाँ इस तरह मुझे कोस नहीं रही होती। डैड, इसकी बातों में मत जाइए। इसने मुझे गड्ढे में धकेला और उन तस्करों को भी इसी ने बुलाया था। मनीष को चुप होता देख खुशी चीखी। मिष्टी ने बहुएं उचकाई, मतलब इसमें अभी भी फुल एनर्जी है। चलो अच्छा है, अब ये अपनी सजा से बच नहीं सकती। मिष्टी खुशी के पास आई। मैंने तुम्हें गड्ढे में धक्का दिया तो बताओगी तुम वहां क्या कर रही थी? खुशी एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, तू चोरों की तरह इधर उधर देख रही थी इसलिए मैं तेरा पीछा कर रही थी। वहां और भी बहुत लोग थे, तुम्हें मैं ही मिली थी पीछा करने के लिए। तू बातों को गोल गोल मत घुमा, सबको तेरी सच्चाई पता चल गई है। सच्चाई तो सामने आएगी, जरूर आएगी, मिष्टी ने मुस्कुराकर कहा और अनिरुद्ध की तरफ देखा। वो सभी तस्कर कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। जल्द ही वो सब कुछ उगल देंगे। किसके कहने पर वो वहां आए थे और उन्हें कितनी सजा मिल सकती है? फांसी की। मिष्टी ने खुशी की तरफ देखा। सुना तुमने, फांसी की सजा होगी। और तुम्हें पता है उनकी साथी तुम भी थी, तो तुम्हें भी कम से कम 10 साल की सजा तो हो ही जाएगी। खुशी का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, इतनी सी गलती के लिए जेल नहीं हो सकती। तू जानबूझकर मुझे डरा रही है। सुना आपने मिस्टर मनीष, आपकी बेटी ने खुद कबूल किया है कि उसने इतनी सी गलती की है। मिष्टी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मनीष और तेजू खुद सदमे में थे। खुशी को भी समझ आया, वो मिष्टी की बातों में आकर सच बोल गई। नहीं डैड, ये मुझे फंसा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, सब इसी का किया धरा है। वो तो पुलिस जल्द पता लगा लेगी, कहकर मिष्टी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। मनीष ने उन दोनों को हाथ पकड़े देखा तो वो चौंक गए और जल्दी से मिष्टी के पीछे भागे। मिष्टी, रुको, क्या है? मिष्टी ने बेरुखी से कहा। तुम और अनिरुद्ध? मनीष ने दोनों के हाथों की ओर इशारा किया। हम पति पत्नी हैं, मिष्टी मुस्कुराई। वही अनिरुद्ध की पकड़ मजबूत हो गई। वो कब से चाहता था कि उनका रिश्ता दुनिया के सामने आए, पर मिष्टी के करियर की वजह से वो चुप था। लेकिन आज मिष्टी का मनीष के सामने कबूल करना मतलब वो उनका रिश्ता दुनिया के सामने स्वीकार करने को तैयार थे। मनीष जड़ हो गए। मिष्टी फिर जाने लगी कि मनीष तुरंत होश में आए और मिष्टी का रास्ता रोक लिया। मिष्टी, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। आपको मेरी शादी से क्या मतलब? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओह, तो आपको याद है, आपकी बार अनिरुद्ध ने मिष्टी को अपने पीछे किया और खुद मनीष के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे जहां तक याद है आपके लिए आपकी एक बेटी मायने रखती है खुशी। मिष्टी के जीने मरने से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस बेटी को छोड़ ही दीजिए। मैं हूँ अपनी मिष्टी के लिए। मनीष को बिना कुछ कहने का मौका दिए अनिरुद्ध मिष्टी को वहां से लेकर चला गया। मनीष की मुट्ठियां कस गईं। वो गुस्से में अंदर आए और इससे पहले खुशी को समझ पाती
उन्होंने खुशी के ऊपर हाथ उठा दिया, पर तेजू ने बीच में ही पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? मनीष ने झटका देकर तेजू को धकेल दिया, जिससे वो गिरते गिरते बची। ये संस्कार दिए हैं तुमने इसे? मानव तस्करों के साथ मिल गई, मिष्टी को मारने की कोशिश की। खुशी जोर जोर से रोने लगी। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें यह सोचना है कि खुशी को पुलिस केस से कैसे बचाएं। खुशी हमारी इकलौती बेटी है। उस मिष्टी ने तो वैसे भी तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, तो बुढ़ापे में वो हमारी सेवा नहीं करने वाली। मनी शांत हो गया। उसे मिष्टी की बेरुखी याद आई। हाँ, अब तो खुशी उसकी इकलौती वारिस है। वो खुशी को कुछ नहीं होने दे सकता। अपनी चाल कामयाब होते देख तेजी मुस्कुराई। खुशी भी शांत हो गई। वही मिष्टी कुछ और सोच रही थी। उसे पक्का यकीन था कि ये सारी प्लानिंग खुशी अकेली नहीं कर सकती। उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। मोना, खुशी एक्ट्रेस थी, इसलिए उसके साथ जो हुआ ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मनीष ने बात दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल रहे। वो समझ गया इसमें अनिरुद्ध का हाथ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उन मानव तस्करों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने खुशी का नाम उगल दिया। खुशी विक्टिम से सीधा क्रिमिनल बन गई। उससे पुलिस ने पूछताछ की तो खुशी इंकार करती रही कि उसे फंसाया जा रहा है, सब उस मिष्टी का किया धरा है, वगैरह वगैरह। पर जल्दी पुलिस को एक खुफिया जासूस से खुशी के खिलाफ पक्के सबूत भी मिल गए। खुफिया जासूस कहीं अनिरुद्ध के लोग तो नहीं? खुशी को सच कबूलना पड़ा। पुलिस जानती थी कि इतनी बड़ी प्लानिंग खुशी अकेले नहीं कर सकती। खुशी ने मोना का नाम उगल दिया कि खेल की मास्टरमाइंड वही थी। उसने तो उसके कहे अनुसार सब किया था। मोना को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन मोना बहुत शांत थी। उसने हर सवाल का सिर्फ एक जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं मालूम। मोना से जब ऐसा सवाल पूछा गया जिसका जवाब उसे फंसा सकता था, तो वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल भेजा गया तो पता चला वो प्रेग्नेंट है। फिर मोना के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, और सिर्फ शक के लिए वो उसे ज्यादा देर कस्टडी में नहीं रख सकते थे, क्योंकि मोना के पीछे ओबराय फैमिली और राजवंशी फैमिली का हाथ था। इसलिए मोना आसानी से बच निकली, लेकिन खुशी बर्बाद हो गई थी। मनीष और तेजू से बचाने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। ऑफ कोर्स अनिरुद्ध की वजह से खुशी को कोर्ट से 10 महीने कैद की सजा मिली, पर मिष्टी इससे संतुष्ट नहीं थी। खुशी ने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की थी, और इस बार तो हद पार कर दी थी। यह सजा तो बहुत आसान है उसके लिए। मिष्टी उठी और जज से बोली, आई ऑब्जेक्ट। जज ने उसे कटघरे में बुलाया। मिष्टी ने कहा, उसके पास मोना और खुशी के खिलाफ सबूत है। दोनों ने 3 महीने पहले उसके खिलाफ साजिश की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है। यह सुनकर खुशी चीख पड़ी, ये झूठ बोल रही है। अगर इसके पास सबूत हैं तो पहले क्यों नहीं दिखाया? उसकी सजा का फैसला कुछ समय के लिए टल गया। मिष्टी बाहर निकली। अनिरुद्ध कार में उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है कि उसके दादाजी मिष्टी के दादाजी से मिलना चाहते हैं, जिसे सुनकर मिष्टी नर्वस हो जाती है। अनिरुद्ध के दादाजी मिलिट्री ऑफिसर रह चुके थे और बहुत सख्त स्वभाव के थे, ऐसा उसने सुना था। मिष्टी को डर था कि वो उसे पसंद करेंगे या नहीं। अनिरुद्ध उसे समझाता है। 2 दिन बाद मिष्टी के दादाजी के घर अनिरुद्ध के दादाजी आते हैं। उनके साथ अनिरुद्ध के कजिन भी थे। मिष्टी को पता चलता है कि उसके दादाजी और अनिरुद्ध के दादू एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं, और अनिरुद्ध के दादू को मिष्टी बहुत पसंद आती है। डिनर पर मिष्टी अनिरुद्ध के रिश्ते की बात चलती है। वो दोनों कोर्ट मैरिज तो कर ही चुके थे, पर धूम धड़ाके, रीति रिवाजों और बैंड बाजे के साथ शादी अभी बाकी थी। तब अनिरुद्ध सबको बताता है कि वो पंडित जी से पहले ही शादी की तारीख निकलवा चुका है, अगले महीने में फरवरी की 8 तारीख। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं और उसके कजिन अनिरुद्ध के उतावलेपन पर हंसने लगते हैं। मिष्टी के दादाजी हैरान होकर कहते हैं, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? अभी अक्टूबर चल ही रहा है और फरवरी में शादी। मिष्टी भी इसी बात को लेकर चिंतित थी। अनिरुद्ध बताता है, इसके बाद का मुहूर्त पूरे 1 साल बाद का है, जिसे सुनकर सब फरवरी में शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। अनिरुद्ध ने सबसे छिपकर टेबल के नीचे मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। मिष्टी शर्माकर उसे देखने लगी। कुछ दिनों के लिए अनिरुद्ध की फैमिली वहां ठहरने वाली थी। मिष्टी ने उनके रहने का सारा इंतजाम कर दिया था। मिष्टी और अनिरुद्ध उसी घर के पास वाले घर, जहाँ पहले अनिरुद्ध रहता था, वहां चले गए। वो दोनों बेडरूम में थे। अनिरुद्ध फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो अभी अभी शॉवर लेकर बाथरूम से निकला था और उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। अनिरुद्ध को ऐसे देखकर मिष्टी को उस पर प्यार आने लगा।
वो अनिरुद्ध के गले लग गई और उसकी ऐश पर कभी उसके सीने पर उंगलियां घुमाने लगी। अनिरुद्ध ने जल्दी से बात पूरी करके फोन काटा और मिष्टी को किस करने लगा। उसके हाथ मिष्टी की पतली कमर पर लिपटे हुए थे। वही मिष्टी की उंगलियां अनिरुद्ध के सिल्की बालों में घूम रही थीं। उनकी सांसें एक हो गई थीं। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे और तभी मिष्टी का फोन बज उठा। पर अनिरुद्ध उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। छोड़ो ना प्लीज, मिष्टी की जिद के आगे फाइनली अनिरुद्ध ने उसे जाने दिया। मिष्टी उसके गाल पर किस करके भाग गई। जब वो बालकनी में से बात करके वापस आई, अनिरुद्ध कुछ फाइल्स देख रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की कोई फोटो है? मिष्टी को नहीं पता था कि अचानक अनिरुद्ध ये सब क्यों पूछ रहा है, पर फिर भी उसने फोटो निकाली जो उसने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ बहुत संभाल कर रखी थी। फोटो बहुत पुरानी थी, लेकिन फिर भी मिष्टी ने उसे संभाल कर रखा था। यह फोटो उसने मनीष के स्टडी रूम से चुराई थी। यह उसकी माँ की आखिरी तस्वीर थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी, इसलिए उसने अपनी आंखों से कभी उन्हें नहीं देखा था। अनिरुद्ध ने फोटो लेकर देखी। फोटो में जॉर्जेट की पीले रंग की साड़ी पहने एक खूबसूरत महिला थी। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो उस समय बहुत खुश लग रही थी। मिष्टी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसकी माँ बहुत खूबसूरत थी। अनिरुद्ध ने फोटो पलटा। पीछे एक लव पोएम लिखी थी, इंग्लिश में, बहुत गहरी और सुंदर, और अंत में किसी के साइन थे, एकदम रौबदार। अनिरुद्ध ने मिष्टी की तरफ देखा। तुम्हें लगता है ये सब मनीष ने लिखा होगा? नहीं, उनकी हैंडराइटिंग अलग है। मिष्टी ने फोटो लेकर गौर से साइन को देखा। साइन बता रहे थे कि साइन करने वाला काफी रौबदार पर्सनालिटी का मालिक होगा, पर मनीष ऐसा नहीं है। अचानक मिष्टी के दिमाग में कुछ खटका और वो आंखें बड़ी करके बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? ये मेरे डैड ने लिखा है और मनीष मेरे बायोलॉजिकल पिता नहीं है? अभी तक कुछ पक्का नहीं है। अनिरुद्ध ने मिष्टी के हाथ से फोटो ले ली। ये मैं रख लेता हूँ, बताओ ना, तुम्हें कुछ पता है? अभी सो जाओ। अनिरुद्ध ने बच्चे की तरह मिष्टी का सिर थपथपाया और बेडरूम से बाहर निकल गया। मिष्टी ने गुस्से में पैर पटके। जब अनिरुद्ध वापस आया, बेडरूम की लाइटें बंद थी। अनिरुद्ध बेड पर चढ़ा। मिष्टी पीठ फेर कर लेटी थी। अनिरुद्ध ने उसकी कमर पर हाथ रखा। सो गई? मिष्टी जगी हुई थी, लेकिन अनिरुद्ध को इग्नोर करने के लिए अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। अनिरुद्ध ने उसे सीधा किया और उसके ऊपर आ गया। मिष्टी ने आंखें खोल दी। सोने दो मुझे, सुबह जल्दी भी उठना है। इन दिनों मिष्टी बहुत बिजी थी। पहले फिल्म ट्रेनिंग, फिर खुशी की वजह से कोर्ट के चक्कर, फिर अपनी फिल्म का प्रमोशन और अनिरुद्ध की फैमिली से मिलना। वो सच में बहुत थकी हुई थी और अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उसे सुबह भी जल्दी उठना था। अनिरुद्ध ने मिष्टी के माथे पर किस किया और उसे भाव में भरकर सो गया। लेकिन मिष्टी जैसे ही आंखें बंद करती, उसके दिमाग में वही पोएम आने लगती। कहाँ होगी उसकी फैमिली? कौन है उसके डैड? मिष्टी को नींद आ गई और उसे सपना आने लगा। उसके सामने एक औरत बैठी है जो उसे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कह रही है। उसके बाद सीन बदल जाता है। अब वो एक रेगिस्तान जैसी जगह पर है। सामने तपन है जो निर्दयता से उसे देख रहा है। उसके हाथ में एक गन है। अचानक कहीं दूर गोली चलने की आवाज आती है और फिर सब और मनहूस शांति छा जाती है। पता है अभी अभी कौन मरा? तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारे और इन बच्चों के लिए। तपन ने गन मिष्टी के बेबी बम पर घुमाई और शैतानों की तरह हंसने लगा। मिष्टी के दिल में खालीपन भर गया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी धुंध में से राजवीर आता है और तपन से हाथ मिलाकर चलने को कहता है। राजवीर, मुझे छोड़कर मत जाओ। राजवीर, हमारे बच्चे। मिष्टी चीखते हुए उठ बैठी। अनिरुद्ध नींद में उसकी चीखें सुनकर पहले ही जग गया था। मिष्टी को इतना घबराया देखकर उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनिरुद्ध की गहरी आवाज सुनकर मिष्टी कुछ शांत हुई। अनिरुद्ध, वो तपन तुम्हें मारना चाहता है। राजवीर, मोना भी उसके साथ मिले हुए हैं। मैंने देखा था सपने में, एक औरत मुझे किसी चीज का वारिस बनाना चाहती थी। शायद तपन उसके लिए ही मेरे पीछे पड़ा है। जरूर इसका संबंध मेरे डैड से है। अनिरुद्ध, बताओ ना, कौन है मेरे डैड? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं श्योर नहीं हूँ। क्या पता चला तुम्हें? कुछ तो बताओ। नहीं बता सकता, चलो सो जाओ अब। अनिरुद्ध ने मिष्टी को सुलाने की कोशिश की। मिष्टी उसके ऊपर चढ़ गई। नहीं, पहले तुम बताओ। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अनिरुद्ध की धड़कन तेज हो गई। मिष्टी ने ब्लैक सिल्क नाइट गाउन पहना था, बाल खुले हुए थे और अब वो उसके ऊपर बैठी थी।
अनिरुद्ध की आंखें छोटी हो गई। उसने मिष्टी को अपने नीचे दबाया। तुम्हें नींद नहीं आ रही ना? मिष्टी हैरानी से अनिरुद्ध को देखती रह गई, पर जल्दी वो भी पिघलने लगी। कुछ समय बाद मिष्टी थककर सो गई। जब वो उठी, अभी भी आधी रात का समय था और अनिरुद्ध उसके पास नहीं था। मिष्टी बाहर निकल गई और बाहर निकलते ही ठंड से कांप गई। अंदर कमरे का तापमान बहुत गर्म था और बाहर सर्दी थी। स्टडी रूम की लाइट खुली हुई थी। मिष्टी जैसे ही अंदर घुसी, अनिरुद्ध जो कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तुरंत डेस्क में रख दिए। मिष्टी को पतले से गांव में कांपता देख उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बाहर क्यों आई? कहते हुए अनिरुद्ध ने लंबे कदमों से मिष्टी के पास आया और उसे गोद में उठाकर अंदर ले आया। ठंड में भी अनिरुद्ध ने सिर्फ टी शर्ट और लोअर पहना था और उस पर ठंड का कोई असर नहीं था। मिष्टी अनिरुद्ध के सीने से लग गई। फाइनली अनिरुद्ध की आगोश में उसकी ठंड भाग गई। अनिरुद्ध, हमारे दुश्मन जिंदा हैं और हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और तुम हो कि मुझसे सच छिपा रहे हो। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। प्लीज मुझसे कुछ मत छिपाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो कौन मुझे बुरे लोगों से बचाएगा? मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। हम दोनों एक हैं, तो मुसीबतों का सामना भी मिलकर करेंगे। मिष्टी की नीली आंखों में आंसू झिलमिला गए। अनिरुद्ध उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो मिष्टी को गोद में लिए ही आगे बढ़ा और डेस्क में से डॉक्यूमेंट निकालने का इशारा किया। मिष्टी खिलखिला उठी और अनिरुद्ध के होठों को चूम लिया। आई लव यू हबीब। मिष्टी ने डॉक्यूमेंट निकाले और अनिरुद्ध उसे वापस बेड पर ले गया। मिष्टी बिस्तर में घुस गई और फिर उसने फाइल खोली। अनिरुद्ध भी उसके पास बैठ गया। पहले पेज पर नॉर्थन सीज की इंफॉर्मेशन थी। नॉर्थन सीज एक इंटरनेशनल ग्रुप था जिसका इतिहास 100 साल पुराना था। इसकी फाउंडर इंग्लैंड की विलियम्स फैमिली थी, जो बहुत पावरफुल थी। ये फैमिली बहुत बड़ी थी। मिष्टी की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह सब कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध ने बिना कुछ कहे आगे पेज पलट दिया। इसमें इंफॉर्मेशन थी उसकी माँ की तस्वीर उसकी नानी के साथ। उसकी नानी एक बहुत बड़ी राजनेता थी। निको एक ही बार इंडिया आए थे। उसके बाद उसकी नानी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और उसकी माँ बीमार रहने लगी। निको फिर कभी इंडिया नहीं आए। मिष्टी को अब समझ आया क्यों अनिरुद्ध उसे ये नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वो खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका इतनी बड़ी रॉयल फैमिली से कनेक्शन हो सकता है। क्या इस दौलत के लिए तपन और राजवीर ने मिलकर उन्हें मारा? मिष्टी ने अनिरुद्ध को देखा, जो थोड़ा उदास लग रहा था। मिष्टी ने फाइल टेबल पर रख दी और उसके गले में बाहें डालकर बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं। अनिरुद्ध ने नजर फेर ली। मिष्टी ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मिष्टी हूँ, तुम्हारी मिष्टी। क्या हुआ अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है? इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी? अनिरुद्ध ने मिष्टी को कसकर पकड़ लिया और अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर वो तुम्हें वापस लेने आ गए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जहाँ हो वहीं मेरा घर है। और क्या तुम मुझे खुश नहीं रखोगे? मिष्टी ने अपना माथा अनिरुद्ध के माथे पर टिका लिया। मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। ये कहकर मिष्टी अनिरुद्ध को हक कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद मिष्टी अपने पुनर्जन्म की वजह से तपन और राजवीर की असलियत जान गई थी। अनिरुद्ध ने उनके काले कारनामों के जो सबूत इकट्ठा किए थे वह कोर्ट में सबमिट कर दिए थे। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी, जिससे वे अनिरुद्ध को किसी झूठे केस में नहीं फंसा पाते हैं। मिष्टी के पास खुशी और मोना ने जो उसे मारने का प्लान बनाया था उसके सबूत थे। दोनों को 5 साल की सजा हुई। अब मिष्टी ने अपनी और अनिरुद्ध की जिंदगी सुरक्षित कर ली थी। अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। मिष्टी के दादाजी और अनिरुद्ध के नाना जी दोनों ने मिलकर सारे रीति रिवाज के साथ मिष्टी और अनिरुद्ध की शादी करवा दी थी। अब दोनों खुश थे। कुछ महीनों बाद आज मिष्टी हॉस्पिटल में थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिरुद्ध और मिष्टी बहुत खुश थे। मिष्टी अब अपनी पिछली जिंदगी को एक बुरा सपना समझकर भूल चुकी थी। अब वह अपनी वर्तमान जिंदगी में अपने बच्चों और अपने पति के साथ खुश थी। दी एंड।